कांथापुरा दक्षिण भारत का एक गांव है और ये कहानी, नॉवल की कहानी कांथापुरा इसी गांव की कहानी है। ये कहानी आज़ादी से पहले के संघर्ष को वर्णित करती है। इस कहानी की वर्णनकर्ता अचक्का नाम की एक महिला है जो कि एक विडो है। ये गांव जाति के आधार पर विभाजित था, लेकिन फिर भी गांव में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार लोगों को आपस में जोड़कर रखते थे। इस गाँव में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और ये गाँव केंचमा देवी की पूजा करता था। केंचमा देवी इस गाँव की एक स्थानीय देवी थी जिसकी कि ये लोग पूजा करते थे। ये उपन्यास या नोवेल केंचमा देवी को एक उपकारी देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। गांव वालों का मानना था कि ये देवी उन्हें सूखे, अकाल, बीमारी, डेथ जैसी बहुत सारी कैलेमिटीज़ से बचाती थी। और केंचमा देवी के इस धरती पर आने के बारे में भी इन लोगों के कुछ विचार थे या एक पौराणिक कथा थी वहाँ पर। वो मानते थे कि इस देवी ने एक ऐसे राक्षस का वध किया था जो भोजन के रूप में युवा पुत्रों और पत्नी के रूप में युवा स्त्रियों की मांग करता था। और त्रिपुर नामक एक साधु ने इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप केंचमा देवी धरती पर प्रकट हुई थी। और जहाँ पर ये केंचमा देवी रहती थी वहाँ की धरती की मिट्टी का कलर रेड था और लोगों का ये मानना था कि ये उस राक्षस के ब्लड की वजह से रेड था। तो ऐसी एक कहानी केंचमा देवी की कहानी से इन गाँव के लोगों ने जोड़ रखी थी। इस गांव में उस समय पर हरि कथा का प्रचलन था, जिसके अंदर जो कि एक कहानी सुनाने का परंपरागत तरीका माना गया था। हरि कथा भगवान की कथाएं होती हैं और यहाँ पर जयारामचार नामक एक हरि कथा वाचक था, एक स्पीकर था जयारामचार नाम का, जो कि हरि कथा सुनाता था। और ये गांधी और उसके आदर्शों पर आधारित करके एक हरि कथा सुना देता है, जिसके लिए उसे कैद कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो हरि कथाएं थी ये ब्रिटिश शासकों के विपरीत प्रचार का काम कर रही थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस नॉवल की कहानी को। इस नॉवल का जो मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है, वो है मूर्ति। मूर्ति एक ब्राह्मण है। वो शहर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स के हेल्प से और दूसरे लिटरेचर के हेल्प से गांधी के विचारों का पता चलता है। वो गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे उसकी थियोरीज़ को, उसके सिद्धांतों को पालन करने लग जाता है। अब उसने घर के बने हुए खद्दर के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और वो छुआछूत के विरुद्ध लड़ने लगा। कहानी के स्टार्टिंग में मूर्ति, जो कि एक ब्राह्मण है, वो जैसा कि महात्मा गांधी के प्रभाव में आ जाता है, तो वो अब गांधी के सभी संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। गांव वाले भी मूर्ति की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। मूर्ति को गांव के कुछ लोगों जैसे रंगे गौड़ा, रंगम्मा, एक बूढ़ी विधवा और रत्ना, इन सब का समर्थन मिल जाता है और ये सारे मिलकर कांथापुरा में कांग्रेस कमेटी बना लेते हैं। मूर्ति को समर्थन देने वाले ये जो 4 लोग थे, जैसे कि पटेल रंगे गावड़ा विलेज का हेड था, मुखिया था और उसने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय हिस्सा लिया। इसी तरह से जो रंगम्मा थी वो कांथापुरा की एक रिच विडो थी और ये भी मूर्ति का समर्थन करती है। नेक्स्ट रत्ना, शी वॉज ऑल्सो अ यंग विडो एंड शी लाइक द वर्क ऑफ मूर्ति एंड सो शी एग्रीड विद हिज थॉट्स। कांग्रेस कमेटी बनाने के बाद ये सभी लोग गांधी के मतों के अनुसार चलते हैं और नीची जाति के लोगों से मिलना और बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गांव के लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर थे और वो नीची जाति के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। अब इस नॉवल के 2 अन्य कैरेक्टर वेंकम्मा और भट्ट। वेंकम्मा एक बूढ़ी महिला थी जो मूर्ति के खिलाफ थी और दूसरा भट्ट एक ब्राह्मण था, वो शाहूकार भी था और वो मूर्ति और गांधीवादी आंदोलनों का विरोधी था। ये दोनों मूर्ति का और मूर्ति की कमेटी का विरोध करते हैं। अब गांव का एक धार्मिक नेता वो भी मूर्ति के खिलाफ हो जाता है धर्म के विषयों को लेकर और उन्हें धार्मिक कार्यों से बाहर निकालने की चेतावनी दे देता है। अब वो मूर्ति को आउटकास्ट कर देता है, मूर्ति को जाति से बहिष्कृत कर देता है। मूर्ति की माँ, जिसका नाम है नरसम्मा, इसको लेकर बहुत ही चिंता में आ जाती है और उसे एक शौक लगता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। इसके बाद नॉवल में स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट का एक एपिसोड वर्णित किया गया है। स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट कांथापुरा गांव के बाहर एक कॉफ़ी का बागान था। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और ये कांथापुरा के खेतों के पास की पहाड़ियों के बिल्कुल पास था। बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। उपन्यासकार कहता है कि कोई नहीं जानता था कि ये स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट कितना बड़ा था या इसको कब बनाया गया था, लेकिन ये कम से कम 10,000 एकड़ चौड़ा था। इस एस्टेट पर काम करने वाले मजदूरों को कूली कहा जाता था। ये दूर दूर से आए हुए थे। जब ये यहाँ आते थे तो इन्हें यहाँ आने के लिए आकर्षक वायदे किए जाते थे, लेकिन बाद में ये सारे प्रोमिसेस झूठे साबित होते थे। अब ये जो लोग आते थे यहाँ पर, ये अपने साथ बूढ़े आदमी, महिलाओं को, बच्चों को या विधवाओं को भी ले आते थे। राइटर राजा राव कहते हैं कि मजदूरों की सेनाएं केंचमा मंदिर के पास से गुजरी। मतलब बहुत सारे मजदूर थे जो इस कॉफ़ी एस्टेट पर काम करने के लिए आए थे। इनकी कंडीशंस को इस तरह से राइटर ने लिखा है कि इनकी बॉडी पर हाफ कपड़े होते थे, ये भूखे होते थे और कभी कभी ये रोते थे, कभी कुछ लोग इनमें से उल्टियाँ कर रहे होते थे, खांस रहे होते थे, काँप रहे होते थे। मतलब इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी होती थी। मजदूरों के बाद मजदूर केंचमा मंदिर के पास से गुजरते रहे और उनका जो प्रबंधक था वो उनके आगे आगे होता था। इस तरह से बहुत सारे मजदूरों को स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट तक पहुँचा दिया गया था। अब मजदूर जैसे ही स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट पर पहुँचते तो पीछे से गेट बंद कर दिया जाता था और वहाँ उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। रहने के नाम पर उन्हें झोपड़ी दी जाती थी और जीवित रहने के लिए सिर्फ थोड़ा सा राशन दे दिया जाता था। मजदूरी देने का कोई भी प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया जाता था। और एक बार एक विधवा ने
जब मजदूरी को लेकर सवाल उठाया तो जो मैनेजर था, प्रबंधक था, उसने उस पर थूका और चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी तरह से एस्टेट का जो ओनर था उसको हंटर साहिब के नाम से जाना जाता था। ये एक लंबा और मोटा आदमी था, इसके बाल गोल्डन कलर के थे और इसका चश्मा काफ़ी बड़ा था। अब ये मज़दूरों को देखकर हंसा करता था और हंटर साहब क्यों हंसता था इनको देखकर, क्योंकि ये उन्हें वो सज़ा दे सकता था जो भी वो देना चाहता था। अब ये मज़दूरों को अच्छा काम करने के लिए पेपरमिंट देता था और बुरा काम अगर कोई करता था तो उसके कोड़े मारता था। इस तरह से जो मज़दूर थे वो गिरकर इसके पैरों को चूमते थे, इसके पैरों में पड़े रहते थे। अब हंटर साहब इस तरह से कॉफ़ी एस्टेट के ऊपर 10 साल तक अपना जो रूल था वो करते रहे और 10 साल के बाद हंटर साहब की मृत्यु हो जाती है और उनका जो भतीजा है वो हंटर साहब की जगह ले लेता है। लेकिन ये अपने चाचा से भी बुरा साबित होता है। ये मज़दूरों को पीटता नहीं था, वो उनको छोटी छोटी राशि पेशगी में देने से भी इनकार नहीं करता था। लेकिन इसकी जो सबसे बुरी बात थी वो थी मज़दूर महिलाओं को लेकर इसकी जो सोच थी वो बहुत ही बुरी थी। एक बार सीताराम ने अपनी वाइफ को इसके पास जाने से मना कर दिया तो इसने उसको गोली मारकर हत्या कर दी और ये मामला कचहरी में पहुंच जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसा कि कोर्ट कैसा था, जिसके ऊपर अंग्रेज़ों का एक तरह से रूल हुआ करता था, तो इस अंग्रेजी कोर्ट ने उन्हें उस हंटर साहब के भतीजे को छोड़ दिया। अब यहाँ से विरोध और विद्रोह का जो आरंभ था वो शुरू हो गया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि इस साहब ने अब किसी भी ब्राह्मण लड़की को देखना बंद कर दिया उनकी तरफ। अब ये उन्हें अपने बंगले पर नहीं बुलाता था। मूर्ति ने अब एस्टेट में जाकर इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। रिजल्ट का तौर पर मजदूरों के अंदर धीरे धीरे से निडरता आने लगी, वो कांथापुरा के लोगों से मिलने लगे। अब उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो गांधी आंदोलन में भाग लें। स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट इस नॉवल के अंदर 3 प्रकार से कंट्रीब्यूशन देता है। ये स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के अंदर बताया गया है कि अंग्रेज किस तरह से मजदूरों का शोषण करते थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गांधी के जो फॉलोअर थे वो किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस एपिसोड के माध्यम से डिस्क्राइब की गई है वो है हंटर साहब जैसे ब्रिटिश रूलर्स के बुरे काम। और ये भी दिखाता है कि जो ब्रिटिश राज था वो किस तरह से घबरा जाता था जब इंडियंस क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। मूर्ति कॉफ़ी स्कैफिंगटन एस्टेट के लोगों को, मजदूरों को प्रोत्साहित करता है आंदोलन में भाग लेने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उसके सभी प्रयासों के ऊपर पानी फेर देते हैं। स्कैफिंगटन का एक अंग्रेज अधिकारी जो यहीं पर रहता था वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। अब यहाँ पर हम 2 नए कैरेक्टर से मिलते हैं, एक है बड़े खान और दूसरा है एक भारतीय पुलिस अधिकारी जो मूर्ति के लिए खतरा बन जाते हैं। बड़े खान एक मुस्लिम पुलिसमैन था जिसे कि फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए कांथापुरा भेजा गया था। और जब ये कांथापुरा आता है तो ये रेंट पर घर मांगता है कांथापुरा के लोगों से, लेकिन कोई भी इसको अपने घर पर रहने के लिए जगह नहीं देता है, जिसकी वजह से ये कांथापुरा के लोगों से और ज़्यादा नफरत करने लगता है और फाइनली इसको रहने के लिए कॉफ़ी एस्टेट में ही जगह मिलती है। अब ये मूर्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रचता है और उसके लिए एक खतरा बन जाता है। लेकिन मूर्ति डरता नहीं है, वो अपनी इस कमेटी को आगे बढ़ाता रहता है जो उसने बनाई थी गाँव के लोगों की हेल्प से। मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस को भेजा जाता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब पुलिस आती है तो गाँव वाले उसके फेवर के अंदर खड़े हो जाते हैं, आकर उसका फेवर करते हैं और पुलिस वालों का सामना करते हैं। लेकिन मूर्ति बहुत ही चुपचाप रहता है और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और गांव वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो पीसफुल तरीके से और नॉन वायलेंट तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करें। अब उसे पकड़ लिया जाता है और वो 3 महीने तक जेल में ही रहता है। जब मूर्ति गाँव में नहीं होता तो शंकर कांग्रेस कमेटी के मुखिया का पद संभाल लेता है। अंग्रेज़ स्वामी को उपजाऊ भूमि के रूप में रिश्वत देते हैं। जो अंग्रेज हैं वो स्वामी नाम के एक कैरेक्टर को उपजाऊ भूमि के रूप में रिश्वत देते हैं। अब शंकर इस गिफ्ट के बदले, जो उपजाऊ भूमि का गिफ्ट उसे अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, उसके बदले में वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ हो जाता है। अब गांव वाले, जैसा कि मूर्ति जेल में था, उसके लिए 3 दिन का व्रत रखते हैं और महिलाएं निर्णय करती हैं कि वो एक महिला सेविका संघ बनाएंगी जिससे कि वो आज़ादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। लेकिन गांव के जो पुरुष हैं उनको लगता है कि अगर महिलाएं इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेंगी तो घर के काम को नज़रअंदाज कर देंगी। लेकिन बाद में वो पुरुष और महिलाएं गांव के एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देश की आज़ादी के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा और वो सारे मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। अब 3 महीने के बाद मूर्ति जेल से रिहा हो जाता है। रिहा होने के बाद उसने जहां अपना आज़ादी का संघर्ष का काम छोड़ा था वहीं से वो काम फिर से शुरू कर देता है। अब यहाँ से शुरू होता है गांधी की दांडी मार्च की यात्रा का वर्णन। इस नॉवल के अंदर गांधी के इस दांडी मार्च की यात्रा का वर्णन किया गया है और जिस तरह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस एपिसोड का भी यहाँ पर एक नरेशन किया गया है, एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गांव वाले गांधी के इस दांडी मार्च से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और असहयोग आंदोलन की तैयारियों में लग जाते हैं। एक दिन गांव वाले एक शरबत बेचने वाले की दुकान के बाहर खड़े होकर आंदोलन करने का मन बना लेते हैं। इन गाँव वालों के साथ शहर के कुछ लोग भी थे और स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट के बहुत सारे मजदूर भी थे जिन्हें कुलीस कहा जाता था। लेकिन जब ये आंदोलन करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं और इनके ऊपर लाठियों और बंदूकों से हमला कर देते हैं। वे गांव वालों को बहुत ही क्रूरता से मारते हैं। मूर्ति को और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मारपीट के अंदर कुछ लोग मर भी जाते हैं। पुलिस वाले महिलाओं से भी बहुत ही बुरा सलूक करते हैं उस समय पर और गाँव वाले पुलिस वालों की गोलियों को झेल नहीं पाते और उनमें से बहुत सारे लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इतना करने पर भी ये जो पुलिस थी ये यहाँ पर रुकती नहीं है, बल्कि कंथापुरा के गांव के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देती है। वे गांव के घरों की भूमि के ऊपर कब्जा करने का निर्णय कर लेते हैं और इस तरह से बहुत सारे मोस्टली लगभग सभी पुरुषों को गांव के गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं वे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेती हैं। वे डिसीजन लेती हैं कि खेतों और घरों को इन दुश्मनों के हवाले करने के बजाय ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर वो अपने गाँव को जला दे, और इस तरह से वो पूरे के पूरे गाँव को आग लगाने का निर्णय कर लेती हैं। अब गांव को वो जला देती हैं और अंत में जितनी भी महिलाएं और पुरुष वहाँ पर रह जाते हैं वो सारे कंथापुरा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये यहाँ से गांव छोड़कर एक दूसरे गांव की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों का सामना करने के बाद वे एक नए गाँव में पहुँचते हैं। इस नए गाँव का नाम है काशीपुर। अब ये यहाँ पहुँच जाते हैं और यहीं रहने लग जाते हैं। फिर महात्मा गांधी वायसराय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। इनका एक हम कह सकते हैं कि समझौता होता है इस संधि के अकॉर्डिंग। और इस संधि के अकॉर्डिंग जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जितने भी राजनीतिक बंदी थे लोग, उन सबको छोड़ दिया जाता है, उन सबको फ्री कर दिया जाता है। बहुत से गाँव वालों को भी फ्री किया जाता है, जिनके अंदर रत्ना भी शामिल है। अब ये रत्ना भी काशीपुर आ जाती है और जो दूसरे गाँव वाले हैं वो भी काशीपुर आ जाते हैं, बिकॉज कांथापुरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यहाँ वापस आने के बाद ये दूसरे लोगों को जेल के अंदर की बुरी कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं कि जेल के अंदर कितनी बुरी अवस्था थी। लेकिन मूर्ति काशीपुर वापस नहीं आता। अब ये काशीपुर नहीं आता, लेकिन कहाँ चला जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू का अनुयायी बन जाता है, जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करने लग जाता है ये। अब ये शहर में ही रहने लग जाता है और नेहरू और गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखता है। और ये जो हमारा नॉवल है कांथापुरा, ये यहीं पर एंड हो जाता है। मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम की कहानी तो है, लेकिन ये 1947 तक एक स्वतंत्रता संग्राम को, फ्रीडम फाइट को डिस्क्राइब नहीं करती है और यहीं पर ये नॉवल खत्म हो जाता है।